Hello friends, my name is Dr. Bholu Kumar. I welcome all of you behalf of Formulator. So friends, इस लेक्चर में हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर किए जाएंगे। सब्जेक्ट जो है हमारा हीट ट्रांसफर है एंड ईयर जो है हमारा हीट ट्रांसफर का 2021। एंड आपको यूनिवर्सिटी पता ही है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। अभी है, जब हमारा एग्जाम हुआ था उस समय हमारा आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो AKU था। सो जो एग्जाम हमारा हुआ था फ्रेंड्स 2022 में हुआ था एंड 2021 में होना चाहिए था, इसलिए हमारा क्वेश्चन पेपर पे 2021 लिख के आएगा, लेकिन एग्जाम हमारा 2022 में हुआ था। यानी कि जस्ट इसके पहले, अभी 2023 चल रहा है, जस्ट इसके पहले वाला जो बैच है उसी का हम लोग PYQ करने जा रहे हैं। और आपको पता ही है PYQ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमको क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम जिसका हिंट्स मिलता है, हमको लेबल्स पता चलता है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, रिपीट भी होते हैं एंड प्लस बहुत सारे डेटा चेंज करके भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एंड उसके अलावा आपको ये भी पता है कि हमारा लगभग हमको लेबल पता चल जाता है कि हमको कैसे कैसे पढ़ना है। सो अब आप तो 5th सेम में हो, 3rd ईयर में हो, तो विशेष डिटेल्स आपको बताना नहीं है कि जो हमारा एंड सेम क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न क्या होता है। सबको पता है कि हमारे 9 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन 14 मार्क्स के होते हैं, जिसमें हमको 5 क्वेश्चंस करने रहते हैं। एंड आउट ऑफ 9 जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो मल्टीपल चॉइस टाइप रहता है एंड वो मैंडेटरी रहता है, वो कंपलसरी रहता है जो आपको करना है। एंड आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 to 9 है उसमें आप कोई 4 क्वेश्चंस कर लेते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम स्टार्ट करेंगे। पैटर्न्स आपको पता है कि हमारा जो जैसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस टाइप है, उसमें क्या है आपको मतलब 10 ऑब्जेक्टिव रहते हैं जिसमें से हमको 7 करने हैं, क्योंकि हमारा ईच क्वेश्चन कितने का होता है, 14 मार्क्स का होता है एंड ऑब्जेक्टिव हमारा ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको थोड़ा सा सबको पता है फॉर्मुलेटर के बारे में। फॉर्मुलेटर हमारा मतलब बहुत ही रिकॉर्ड मतलब आपको इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे आपको क्या है कि जैसे हमारे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। सो इन सारे कॉलेजेस के जो सिलेबस के पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे सेमेस्टर क्लासेस मतलब पूरा मतलब उसका प्रिपरेशन कराया जाता है। उसके अलावा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, जैसे आपको मतलब जो भी जैसे गेट हुए, इंजीनियरिंग सर्विसेज हुए एंड अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं आपको इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा लेवल्स के, SSC JEE, इन सब का प्रिपरेशन कराया जाता है। उसके अलावा आपको तरह तरह के मतलब इंटरव्यू के भी प्रिपरेशन कराए जाते हैं। बच्चे जब रिटर्न निकालते हैं तो यहाँ पे इंटरव्यू का भी मतलब पूरा गाइडलाइन किया जाता है। एंड आप देखे होंगे कि आप जो भी मतलब फॉर्मुलेटर से जुड़े हैं, आप देखे होंगे कि 1-2 साल में हमने यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट्स भी दिए हैं एंड बहुत सारे बच्चे जो मतलब इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए भी आए थे वो बहुत ज्यादा सिलेक्टेड हुए हैं। जैसे आपको असिस्टेंट इंजीनियर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स जो भी मतलब एग्जाम्स हुए हैं बिहार में एंड अदर स्टेट्स के एग्जाम्स के लिए भी बच्चे मतलब पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस हमारा सब जगह का सेम रहता है। बस हम लोग थोड़ा सा क्या है फोकस्ड हो जाते हैं कि हमको जैसे AKU में ये एग्जैक्टली ये चीज पढ़ना है या कुछ ऐसा चीज है जो अदर सिलेबस में मतलब क्या है रहता है, इसमें नहीं रहता है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ते हैं। लेकिन सिलेबस ऐसा नहीं है कि केवल हमारे एक बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का सिलेबस कोई अनोखा हो गया, बाकी दूसरे जगह का सिलेबस हमारा अलग है। सबका मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। हीट ट्रांसफर का मतलब हीट ट्रांसफर, इन इवन हमारा हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट का नाम नहीं है, ये है हीट एंड मास ट्रांसफर, क्योंकि हमको नेक्स्ट जो लास्ट मॉड्यूल है उसमें मास ट्रांसफर भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना है, इसीलिए मतलब आप कह सकते हो कि हीट ट्रांसफर इस सब्जेक्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। जैसे आपको पता ही है, सबसे पहले मैं रीड करता हूं, तो मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का A, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू डैश लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट है जीरोथ लॉ, सेकंड है फर्स्ट लॉ, थर्ड है हमको रोमन में दिया हुआ है सेकंड लॉ एंड फोर्थ है हमारा थर्ड लॉ। बोल रहा है कि जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है वो किस लॉ को फॉलो करता है, मतलब किस लॉ के अकॉर्डिंग वो मतलब टेक प्लेस, मतलब किस लॉ के अकॉर्डिंग हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है ना फ्रेंड, सो आप ही बताओ। ऑप्शन है हमारा जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़े होगे, अच्छे से पढ़े होगे,
उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हीट ट्रांसफर की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि हीट ट्रांसफर हमारा ऑलवेज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर के डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना, किसी भी बॉडी में, ठीक है, विद इन अ बॉडी या बिटवीन टू बॉडीज, आप कंडक्शन कहो, कन्वेक्शन को या रेडिएशन करो, हमेशा हीट ट्रांसफर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर साइड होता है। मतलब ये क्या एक तरह से बता रहा है कि जो भी ये टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर साइड होगा, ठीक है ना। अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमको यह पता चला कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारा एक सर्टेन डायरेक्शंस में होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद करो तो उसमें हमने पढ़ा था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारा क्या पता चला कि हमारा जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक सर्टेन डायरेक्शन में होता है एंड एनर्जी हैज क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी एंड अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ हायर क्वालिटी टू लोअर क्वालिटी। हमने यही पढ़ा था कि कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी साइड होता है। जैसे हमने कप ऑफ कॉफी का एग्जांपल दिया था, उसमें बोला था कि जैसे कॉफी का कुछ टेम्परेचर 70 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस है, तो जो हमारा हीट का ट्रांसफर होगा 80 डिग्री टू हमारा रूम जिसका टेम्परेचर कम है उस साइड होगा, ना कि रूम से हमारे कॉफी के साइड होगा। जैसे हमारा कॉफी ठंडा हो गया कुछ देर में अपने आप गर्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। एंड हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स भी बताया था, तो हमको ये पता चल गया था कि जो एक चीज और पता चला था कि हमारा कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तभी होगा कि ये फर्स्ट लॉ एज वेल एज सेकेंड लॉ दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ जैसे हमारा एनर्जी कंजर्व्ड है तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम सबको पता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि केवल फर्स्ट लॉ हमारा अगर मतलब सेटिस्फाई हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तभी होगा जब ये फर्स्ट लॉ एज वेल एज सेकेंड लॉ को सेटिस्फाई करेगा। एंड ऑलवेज एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम अ हाई क्वालिटी टू लो क्वालिटी। हाई क्वालिटी अगर यहां पे सेंस की बात की जाए, अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो जिसका टेम्परेचर हायर है उस साइड से लोअर साइड में होगा। हीट ट्रांसफर जो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई डिवाइस बना ही नहीं है विदाउट एड ऑफ सम एक्सटर्नल वर्क। पढ़े हो आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पे जब हम वो पढ़े थे क्लॉसियस स्टेटमेंट, वहां भी देखे थे कि हमारा लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का फ्लो नहीं हो सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर साइड होता है, ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ठीक है ना। तो अगर इसका आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। थर्ड में क्या दिया हुआ है? वही सेकंड, सेकंड ही दिया हुआ है, यानी ऑल ब्रैकेट में लिखा है डैश लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी है, इन एम एल टी थीटा सिस्टम, T being time and theta temperature, what is the dimension of thermal conductivity? तो डायमेंशन जो होता है आप ऑलरेडी 12 पढ़े हो, आपको किसी भी मतलब टर्म जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी मतलब यूनिट्स का हमको डायमेंशंस याद करने की जरूरत नहीं होती है। बस अगर हमको यूनिट पता है तो हम बस 1 से 2 मिनट में डायमेंशंस निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो है थर्मल कंडक्टिविटी का हमको क्या निकालना है? डायमेंशंस निकालना है। तो सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी का हमको यूनिट पता होना चाहिए, क्या होता है? वॉट्स पर मीटर केल्विन। कभी भी याद मत रखना, कभी भी याद मत रखना मतलब डायमेंशंस, यूनिट अगर याद है तो, क्योंकि आप कितना डायमेंशंस याद करोगे? डायमेंशंस पता है, एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब आपको यहां पे हो गया टाइम, एंड थीटा का मतलब टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अगर हम लोग वॉट्स की बात की जाए तो वॉट्स क्या होता है? जूल पर सेकेंड। जूल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। एंड न्यूटन क्या होता है? फोर्स, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ब्रेक करते हैं, आप इसको लिख सकते हो कि जो वॉट्स होता है हमको न्यूटन मीटर होता है, ठीक ना। वॉट्स के लिए लिखिए न्यूटन मीटर,
ठीक है, ये हो गया हमको जूल, और जूल पर सेकंड हमको वॉट्स होता है, यानी न्यूटन मीटर पर सेकंड, एस लिख रहे हैं सेकंड के लिए, ये हो गया हमको वॉट्स। बचा क्या? मीटर इंटू केल्विन। अगेन न्यूटन को हम लोग ब्रेक करेंगे, सीधे हमको एम एल टी के फॉर्म में, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर के फॉर्म में। तो न्यूटन क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना। ऑलरेडी 1 सेकेंड यहां पे बचा हुआ है, इधर हमको हो गया मीटर इंटू आपको केल्विन, ठीक ना। अब आप जो भी टर्म्स है उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहां से आपका 1 मीटर यहां पे ये न्यूटन के लिए केजी मीटर, और एक और मीटर यहां पे बचा हुआ है, ठीक है। अब यहां से जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो जस्ट कैंसिल में हमको एक यही लग रहा है कि एक जस्ट यहां का मीटर कैंसिल हो रहा है, ठीक। आप इसको लिख सकते हो, ये हो गया के जी, राइट। उसके बाद क्या है? मीटर बचा हुआ है, मीटर, केजी इंटू मीटर, एंड सेकेंड क्यू, तो सेकेंड पावर -3। यही तरीका होता है डायमेंशंस निकालने के। केजी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम। ये मीटर जो हो गया, ये हो गया लेंथ एल, और टाइम को हो गया हमारा, टाइम का हो गया टी, एम एल टी -3। और देखो यहां पे केल्विन है, तो के -1, तो थीटा -1, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखो, ऐसा ऑप्शन कहां दिया हुआ है? एम एल थीटा -1 टी -3, उसी के अकॉर्डिंग लिख दो, एम एल थीटा -1 टी -3। कुछ याद नहीं करना है आपको, जस्ट यूनिट पता होना चाहिए, एंड फर्दर एसआई यूनिट में कन्वर्जन पता होना चाहिए कि हमारा मास, लेंथ, केजी, यही सब है टाइम की फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर 2 होगा इसका, जो कि हमारा आया है, आप देखिए लिए क्या आया है। इसका जो आंसर हो गया, हम भी याद नहीं रखते, क्यों याद रखें? कितने सारे मतलब टर्म्स का डायमेंशन याद रखें, जब जरूरत होगा निकाल लेंगे। एम एल थीटा -1 एंड टी टू द पावर -3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, सी, क्वेश्चन मतलब 1 का सी, विथ एन इंक्रीज इन thickness of insulation around a circular pipe, heat loss to surrounding is due to, अलग अलग ऑप्शन दिया है। फर्स्ट, convection increases while that due to conduction decreases, convection decreases while that due to conduction increases, convection and conduction decreases, convection and conduction increases। पता है आप क्रिटिकल थिकनेस, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, सिलेंडर, स्फीयर दोनों के लिए पढ़े हो। ये सर्कुलर पाइप है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो हमारा क्रिटिकल थिकनेस, जो हीट ट्रांसफर, मेनली हम लोग इंसुलेशन करते हैं हीट ट्रांसफर को रिड्यूस करने के लिए, हीट ट्रांसफर को कम करने के लिए। लेकिन सिलेंडर के केस में क्या होता है? हमारा हीट ट्रांसफर पहले बढ़ता है, उसके बाद एक मतलब क्रिटिकल लिमिट, एक मैक्सिमम सिचुएशन आता है जहां पे हमारा हीट ट्रांसफर मैक्सिमम पहुंचता है, जिसको क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन या करस्पॉन्डिंग थिकनेस को क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा हीट ट्रांसफर क्या होता है? घटता है। लेकिन अब बोल रहा है कि इसमें किसके वजह से बढ़ता है, किसके वजह से घटता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे रेडिएशन का इफेक्ट नहीं लेते हैं। तो एक तो हमारा मटेरियल हुआ यानी कंडक्शन, और दूसरा हुआ हमारा जो बॉडी है एंड सराउंडिंग जो फ्लूइड्स है, आपको हो सकता है कि एयर हो, स्टीम हो, ठीक है ना, सराउंडिंग फ्लूइड्स हुआ, यानी दूसरा हुआ कन्वेक्शन। इस दो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पर हमको डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली इन दोनों के हमको थर्मल रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसके क्रॉस हमारा हीट ट्रांसफर कम होगा, एंड जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसके करस्पॉन्ड हमारा हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है। तो सिलेंडर के केस में आपको पता है कि जो हमारा कंडक्शन रेसिस्टेंस होता है, आर कंडक्शन, मान लो कि रेडियस ऑफ इंसुलेशन, जो आउटर जो रेडियस जो इंसुलेशन कर रहे हैं वो आर है,
किसी कहीं एक इंस्टेंट पे, मान लो R2 ही है, तो ln R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई के L। L हमारा क्या है, लेंथ है जो कांस्टेंट है, और कॉन्वेक्टिव रेसिस्टेंस जो होता है वो आपको पता है 1 बाई H हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आउटर सरफेस का, ठीक है ना, इनटू आउटर सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया, सो 2 पाई R2 इंटू L, ठीक ना। अब यही पूछ रहा है कि जो हमारा विथ एन इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ इंसुलेशन अराउंड सर्कुलर पाइप हीट लॉस टू सराउंडिंग ड्यू टू, अब किसके वजह से घटेगा, किसके वजह से बढ़ेगा, तो आप समझ सकते हो कि थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बढ़ाने का मतलब क्या है, R2 को बढ़ाना, R2 को बढ़ाना। तो R2 को हम जितना बढ़ाएंगे, अब देखो हमारा ये 2 पाई के एल फॉर अ गिवन, मतलब कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होगा उसका थर्मल कंडक्टिविटी तो हमारा कांस्टेंट होगा, 2 पाई कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, तो नीचे वाला टर्म से हमको कोई मतलब नहीं है, यानी कि R1 भी कांस्टेंट है। एक जो वेरिएबल चीज यहां पे है क्या है, R2 है। तो R2 जितना बढ़ेगा कंडक्टिव रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और आपको पता है कि जितना हमको रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, ये मतलब एक तरह का क्या होता है, बाधक होता है, आपको पता ही है, पढ़ाया गया है, डिटेल नहीं बताना है। तो जितना हमको यहाँ पे R2 बढ़ेगा, कंडक्टिव रेसिस्टेंस अपोजेस द फ्लो, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो जितना कंडक्टिव रेसिस्टेंस बढ़ेगा हमारा हीट ट्रांसफर जो होगा Q, ये बढ़ेगा तो ये हमारा घटेगा, हीट ट्रांसफर, ठीक ना। यानी कि कंडक्टिव रेसिस्टेंस के वजह से हमारा हीट ट्रांसफर क्या होगा, घटेगा, यानी कि ड्यू टू कंडक्शन हीट ट्रांसफर हमारा घटेगा। कन्वेक्शन की बात करते हैं, तो अभी अगेन ये देखो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमारा कांस्टेंट होगा, मान लो हमारा एयर या कुछ भी है, वहां पे कांस्टेंट होगा, 2 पाई कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, यहाँ पे R वेरी कर रहा है, और R को हम लोग बढ़ा रहे हैं, यानी कि अगर हम R बढ़ाएंगे, ठीक है ना, R अगर बढ़ाएंगे तो ये हमारा R कन्वेक्शन क्या होगा, जितना वो बढ़ेगा, क्योंकि ये 1 बाई R2 मान के चलो, जितना R2 बढ़ेगा ये इतना घटेगा, यानी कि कॉन्वेक्टिव रेसिस्टेंस R2 के क्या हो रहा है, हमारा कॉन्वेक्शन में रेसिस्टेंस कम हो रहा है, कॉन्वेक्शन की वजह से क्या है, कम से कम रेसिस्टेंस है, यानी कि वहां पे हीट ट्रांसफर क्या होगा, बढ़ेगा। कितना आसान है, पढ़ाया गया है आपको, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी। यानी कि इस सिचुएशन में रेसिस्टेंस, कॉन्वेक्टिव रेसिस्टेंस हमारा घट रहा है, तो हमारा ड्यू टू कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बढ़ेगा, तो यानी कंडक्शन के वजह से हीट ट्रांसफर घटेगा एंड कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर बढ़ेगा। अब इसका ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है कन्वेक्शन इंक्रीजेज व्हाइल दैट ड्यू टू कंडक्शन डिक्रीजेज, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर है, दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। सो ऑप्शन सी का जो आंसर होगा 1 है। क्या है, लिख देते हैं, यही तरीका है आंसर लिखने का, ये नहीं कि आप 1 2 3, 1 का ए का 2, बी का 3, सी का 4 लिख के छोड़ दिए, पूरा सेंटेंस लिखा जाता है, एंड आपको हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। ड्यू टू कन्वेक्शन इंक्रीजेज while that due to conduction decreases। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन करने रहते हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, हर एक क्वेश्चन आप 10 का 10 कर सकते हो, या आपके पास इनकेस कोई 1-2 क्वेश्चंस नहीं भी आए तो आपको साथ ही करने हैं, तो आपके पास सफिशिएंट ऑप्शंस रहता है। अच्छे से पढ़िए, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अच्छे से हीट ट्रांसफर बताया गया है, कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से बताया गया है, इवन डेटा बुक का जरूरत पड़ता है हीट ट्रांसफर में, ठीक है ना, भले एग्जाम में डेटा बुक से क्वेश्चंस ना आए लेकिन डेटा बुक का जरूरत पड़ता है, डेटा बुक कैसे यूज करना है वो भी बताया गया है।
बहुत सारे डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं, वो भी बताया गया है कि ये फॉर्मूला याद रखो, अगर डेटा बुक का जरूरत नहीं हो तो डायरेक्ट वैसे बना दो, या अगर डेटा बुक का यूज अगर नहीं दे एग्जाम में तो आपको डेटा दिया रहेगा, अदरवाइज आपको डेटा बुक यूज करना है। तो हर चीज तरीके से आपको अच्छे से बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का डी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1 का डी आपकी स्क्रीन पे है, जस्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार मैं रीड करता हूं। The thermal conductivity of thermal insulation applied to a hollow spherical vessel containing very hot material is 0.5 watts per meter Kelvin. The conductive heat transfer at the outer surface of insulation is 10 watts per meter square Kelvin. What is the critical radius for the sphere? आपको पता है फ्रेंड्स, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर सिलेंडर के बाई एच नॉट, के जो होता है हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका थर्मल कंडक्टिविटी, एच नॉट हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है, मतलब वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल का सरफेस एंड आउटसाइड में जो भी आपका फ्लूइड्स है, जैसे एयर है तो आउटसाइड आप बोल सकते हो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। के बाई एच नॉट होता है सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए क्या होता है 2k बाई एच नॉट। तो जस्ट फॉर्मूला है और हमको फॉर्मूला से इसको निकाल लेना है। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आरसी जो होता है स्फीयर के लिए 2k बाई एच नॉट, ठीक है ना। तो 2k, अब देखो k का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 इंटू 0.5, एच नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 10। ऑब्जेक्टिव के लिए और क्या चाहिए हमको, क्या अलग अलग डेटा इसमें लिखना है, हमको तो ऑप्शन लिखना है, लेकिन अगर ऑप्शंस के साथ ही आप बना दोगे तो इससे कोई हार्म नहीं है। सो ये हो जाएगा 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, यानी कि 0.1 मीटर, यानी कि डी का जो आंसर जो होगा 1 होगा। वन का ई आपके स्क्रीन पे है। द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ थर्मोकपल इज द टाइम टेकन टू अटेन। बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारा जो टाइम कांस्टेंट ऑफ अ थर्मोकपल, हम लोग ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन पढ़े हैं, हम लोग क्या लम्प्ड हीट कैपेसिटी पढ़े हैं, वहां पे तुम्हारा बायोट नंबर पढ़े हैं, हेसलर चार्ट पढ़े हैं, आपको क्या बोलते हैं फूरियर नंबर पढ़े हैं, ठीक है ना। तो वहीं पे जो हम लोग ट्रांजिएंट हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं उसमें हम लोग रिस्पॉन्स टाइम ऑफ थर्मोकपल भी निकालते हैं। तो वही जो हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल से निकालते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म में जो रहता है टेम्परेचर प्रोफाइल, वहीं पे जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहीं से हम लोग ये थर्मोकपल का रिस्पॉन्स टाइम भी निकालते हैं। एंड ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए जो कि होता है, अब आप बताओ, द फाइनल टेम्परेचर टू बी मेजर्ड 50% ऑफ वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, 63.2% ऑफ वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस एंड 4 है टू रीच 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है, ऑप्शन 3 होता है इसका 63.2% ऑफ वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको भी ये याद रहना चाहिए, कंपटीशन में भी ये आ चुका है। तो ई का जो आंसर होगा थ्री होगा, 63.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1 का एफ है, अ रेडिएशन शील्ड शुड ऑप्शन 1 हैव हाई ट्रांसमिसिविटी, ऑप्शन 2 एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशंस, ऑप्शन 3 हैव हाई रिफ्लेक्टिव पावर, ऑप्शन 4 पार्टली एब्जॉर्ब एंड पार्टली ट्रांसमिट द इंसिडेंट रेडिएशन। रेडिएशन शील्ड क्यों करते हैं आपको पता होगा फ्रेंड्स, पढ़ाया गया है।
रेडिएशन शील्ड जो हमारा हीट ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशंस, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कम करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए हम लोग रेडिएशन शील्ड का यूज करते हैं। एक तरह का ये क्या करता है, रेसिस्टेंस का काम करता है इन हीट फ्लो ड्यू टू रेडिएशन। तो रेडिएशन शील्ड लगाने का पर्पस ये है कि जो हमारा रेडिएटिव हीट ट्रांसफर को कम किया जाए। तो रेडिएटिव हीट ट्रांसफर किस वजह से कम होगा, आपको पता है कि अगर हम लोग सिंपली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ या की बात करें तो सिग्मा टी का पावर 4, ये ब्लैक बॉडी, फॉर नॉन ब्लैक बॉडी इसमें एप्सिलॉन टर्म आ जाता है। फर्दर अगर आप सेफ फैक्टर की बात करो तो सेफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी ये टर्म है इसमें हमारा किससे मल्टीप्लाई होता है, इमिसिविटी से मल्टीप्लाई होता है। तो हमको इसको रेडिएटिव हीट ट्रांसफर को क्या करना है, कम करना है। तो अगर जितना इमिसिविटी कम होगा रेडिएटिव हीट ट्रांसफर उतना ही कम होगा, ठीक है ना। दूसरा इमिसिविटी बोलो या उसका रिफ्लेक्टिविटी बोलो। अगर रिफ्लेक्टिविटी जितना ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ, सरफेस से मतलब उतना ही ज्यादा क्या हुआ, रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गया, यानी सरफेस को रिसीव नहीं हुआ, ठीक ना। तो अगर रिफ्लेक्टिविटी मतलब क्या होना चाहिए, रेडिएशन शील्ड का ज्यादा होना चाहिए, तब भी हमारा रेडिएटिव हीट ट्रांसफर कम होगा, या उसका इमिसिविटी हमारा कम होना चाहिए तब भी हमारा रेडिएटिव हीट ट्रांसफर कम होगा। तो ये सब हमारा क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रेडिएशन शील्ड का। तो ऑप्शन देखो क्या है, हैव हाई ट्रांसमिसिविटी। ट्रांसमिसिविटी मतलब क्या, वो क्या क्या रेडिएशन को लिया ट्रांसमिट कर दिया, तो ऐसा तो नहीं चाहिए। ट्रांसमिट कर दिया तो दूसरे ही सरफेस पे क्या होगा, हमारा रेडिएटिव हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा, जिसको हमको बढ़ाना नहीं है। एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन, रेडिएशन ले लिया, रेडिएटिव हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। हैव हाई रिफ्लेक्टिव पावर, यानी कि चलो हैव हाई रिफ्लेक्टिव पावर, तो रिफ्लेक्टिविटी तो ज्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है तो रिफ्लेक्टिव पावर भी ज्यादा होगा। ऑप्शन 4 है पार्टली एब्जॉर्ब एंड पार्टली, ये नहीं चलेगा। यानी कि इसका जो आंसर है क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा 3, यानी एफ का जो आंसर है वो हो जाएगा 3। हैव हाई रिफ्लेक्टिव पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा। वन का जी, इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर cold fluid enters at 40 degrees Celsius and leaves at 60 degrees Celsius, whereas hot fluid enters at 160 degrees Celsius and leaves at 140 degrees Celsius. The mean temperature difference for this case is, ठीक है ना, मीन टेम्परेचर डिफरेंस LMTD जो आप निकालते हो पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो का, वही पूछा है। एंड ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट क्या, चारों टेम्परेचर दे दिए हुए हैं कि हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर ये है, एग्जिट टेम्परेचर ये है, कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर ये है, एग्जिट टेम्परेचर ये है। LMTD आपको फॉर्मूला पता होगा, हम लोग पढ़े हैं। LMTD जो होता है डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE, ठीक है, डिवाइडेड बाय ln डेल्टा TI बाय डेल्टा TE, दैट्स इट, यही होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका टेम्परेचर प्रोफाइल डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, कोई डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। सो हमारा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, आपको हॉट फ्लूइड टेढ़ा बनाया क्या, चलो सीधा बना लेते हैं, चलो रफ वर्क है ना, हमको भी इसको दिखाना थोड़ा है। ये हो गया, हमको हॉट फ्लूइड होता है यहाँ पे THI, देखो हॉट फ्लूइड किस टेम्परेचर से इन कर रहा है, 160 डिग्री सेल्सियस, और ये हो गया एग्जिट करेगा THE जो है हमको 140 डिग्री सेल्सियस। फिर आपको कोल्ड फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड जो है TCI हमको दिया हुआ है, कितना दिया रहा है, किस टेम्परेचर से इन कर रहा है 40 डिग्री सेल्सियस से, और TCE जो है हमको वो कितना है 60 डिग्री
सेल्सियस। आपको पता है हम लोग LMTD निकालने के लिए यहाँ पे डेल्टा TI निकालते हैं, मतलब 160 माइनस 60 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डेल्टा TE निकालते हैं 140 माइनस 40 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद LMTD निकालते हैं, डेल्टा TM निकालते हैं, ये होता है डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE अपॉन LN डेल्टा TI बाई डेल्टा TE। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जो डेल्टा TI डेल्टा TE जब ये सेम रहता है तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं। एंड इस सिचुएशन में जो हमारा LMTD होता है, डेल्टा TM जो होता है इस सिचुएशन में, या तो डेल्टा TI होता है, डेल्टा TI होता है, या तो डेल्टा TE होता है। ठीक है ना, तो हमको जस्ट टेम्परेचर डिफरेंस, ये कॉन्सेप्ट था, इतना टाइम थोड़ा लगता है। इसका मतलब सीधे LMTD कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब डेल्टा TI डेल्टा TE सेम होता है तो हम लोग डायरेक्ट डेल्टा TE या डेल्टा TI हम लोग LMTD मीन टेम्परेचर डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखो, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है 1 का, अब इसको मिटा देते हैं, यानी कि हमारा इसमें डेल्टा TI डेल्टा TE जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी जी का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। कितना क्वेश्चन हमने किया फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा काम यहीं पे तमाम हो गया। आवश्यकता से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं करते हैं। हमको ये नहीं दिखाना है कि हमको सब आता है। आपको एग्जामिनर जो है फर्स्ट 7 क्वेश्चन ही चेक करेगा, ठीक है ना। इसके बाद का 3 क्वेश्चन वो चेक नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि 6 क्वेश्चन में 5 मेरा गलत है और हम 10 बना दिए, तो 7वां के बाद 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर मेरा सही हो गया, तो हमको मतलब वो 7 क्वेश्चन सही ट्रीट करेगा, ऐसा नहीं है। मान लो कि इधर आपका 5 क्वेश्चन सही है जी तक, उसके बाद लास्ट में 3 क्वेश्चन जो है सही है, तब भी आपको यहाँ जी तक जो 7 क्वेश्चन है वहीं तक का मार्क्स मिलेगा 5 क्वेश्चन का। इसीलिए जो भी आपको 7 क्वेश्चन सही सही है उसी को करना, आवश्यकता से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करना है। एनीवे हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और इसका देखेंगे। सो 1 का H है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल डिफ्यूसिविटी। याद करो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूसिविटी, ठीक है ना। हम लोग पढ़े हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन भी पढ़े हैं, फ्री कन्वेक्शन भी पढ़े हैं। फोर्स्ड कन्वेक्शन में हम लोग डायमेंशनलेस नंबर पढ़े थे, नसेल्ट नंबर, प्रांटल नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। फ्री कन्वेक्शन में क्या होता है, हमको रेनॉल्ड्स नंबर जो है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर ना यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं वहां पे, ग्रेसॉफ नंबर यूज करते हैं। ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। हर एक का डेफिनेशन फॉर्मूला भी आपको पता है, तो सोचने वाली बात नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ग्रेसॉफ नंबर होगा, प्रांटल नंबर होगा, मार्क नंबर होगा, या नुसेल्ट नंबर होगा। तो इसका जो आंसर होगा आपको पता है, प्रांटल नंबर PR होता है। यानी कि H का जो आंसर होगा, कहां है प्रांटल नंबर, ऑप्शन 2। ये होगा हमको, डी साइलेंट रहता है, प्रांटल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमने 8 किया, अब 1 का I है, दी रेसिप्रोसिटी थ्योरम स्टेट्स दैट, ठीक है ना। रेडिएशन पढ़े हो, बहुत सारा प्रॉब्लम बनाए हो, तो ये क्वेश्चंस क्या आपको बताना है कि F12 इक्वल टू F21, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है A1 F12 इक्वल टू A2 F21। ऑप्शन 3 है A1 F12 इक्वल टू A2 F12। ऑप्शन 4 है A2 F12 इक्वल टू A1 F21। रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमने पढ़ा भी है, हमने प्रूव भी किया है, तो हमने 8 सही क्वेश्चंस कर भी दिया। तो ये 9वां क्वेश्चन है I, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो I जो है इसका आंसर आप दोगे इस I का,
ऑप्शन 1 नहीं है जी, ऑप्शन 1 नहीं है। आई लिख रहे थे, इधर भी आई लिख रहे थे, ऑप्शन 1 इसका आंसर। चलो हम एक ऑप्शन डिलीट कर दिए, गलती से हमने आई लिख दिया था। तब 2 थ्रू 2 3 4 में कौन होगा, इसका आंसर आप दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको देना है। उसी तरह 1 का जे 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक बार मैं रीड करता हूं। epsilon/NTU effectiveness NTU method is particularly useful in thermal design of heat exchangers when। दो तरह के हम लोग मेथड पढ़े थे, पहले एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं। The outlet temperature of the fluid streams are not known as priori। ऑप्शन 2 है the outlet temperature of the fluid stream are known as priori। ऑप्शन 3 है the outlet temperature of hot fluid stream is known but that of cold fluid stream is not known as priori। एंड ऑप्शन 4 है the inlet temperature of fluid streams are not known as priori। ठीक है, तो एंटी इफेक्टिवनेस मेथड हमने दो तरह का मेथड्स पढ़ा था। डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के लिए हम लोग ये मेथड का यूज करते हैं। एक हमारा एलएमटीडी मेथड था, दूसरा एनटीयू इफेक्टिवनेस मेथड था। तो इसमें हमने पढ़ा भी था डिजाइन के लिए कि क्या क्या चीज दिया रहता है और क्या क्या कैलकुलेट करना होता है। तो दोनों मेथड्स हम पढ़े हैं, तो हमको पूरा भरोसा है कि आप देखते हुए इसका आंसर दे दिए होंगे। सो हम ये आपके भरोसे ये भी क्वेश्चन छोड़ते हैं कि जो 1 का जे है इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ये आपको देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें नहीं लगता कि आपको नहीं आएगा, सबको आता है। दो क्वेश्चंस हम आपके लिए छोड़े हुए देखना चाहते हैं, आप कमेंट्स करके क्या ऑप्शन बताते हैं। एप्लीकेशन सेक्शन, स्टोर सेक्शन में कमेंट कीजिए, या यूट्यूब पे वीडियो है तो वहां पे कमेंट करके बताइए कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो मल्टीपल चॉइस टाइप है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसमें का जो मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस है, मतलब 2 to 9, अब उसको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।